गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीकर क्लासेज के मेरे इस यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो या जान चुके हो कि न्यूज़पेपर्स के अंदर जो लैब असिस्टेंट है इसके बारे में नोटिफिकेशन आ गया है, और जो लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है, लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है 4 जून 2022 को। अभी सिलेबस का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवाऊंगा, जो भी करवाऊंगा मैं। और ये हमारे लिए खुशखबरी है कि हमारा जो ये नोटिफिकेशन है ये कोरोना के इस दौर के अंदर ही बहुत जल्दी आ गया है। तो 4 जून को ये एग्जाम होगी। इसके अंदर हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो मैं पूरा करवाऊंगा। इसके अलावा बायोलॉजी का, जो बॉटनी और जूलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको पूरा करवा दूंगा 4 जून से पहले। हम जल्दी ही बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस चल रहा था उसको पूरा करवाएंगे। हमारा टॉपिक था परमाणु। परमाणु यानी एटम। परमाणु के बारे में जो मॉडल दिए गए थे उनमें से हमने 3 मॉडल पढ़ लिए थे, और 3 नंबर जो मॉडल था उसका नाम था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल इसको मैंने बड़े विस्तार से करवाया है पिछले लेक्चर के अंदर, और उसको आपको देखना है। इस मॉडल की कमियां आज पढ़ेंगे हम। वैसे मैंने नील्स बोर का परमाणु मॉडल आपको बता दिया, लेकिन वो थोड़ा जल्दी के अंदर बताया गया था। विस्तार से हम आज पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो पहले रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बता देता। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है, क्या स्पेक्ट्रम, वो होता है सतत प्रकार का। परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे को प्राप्त होना चाहिए सतत प्रकार का। स्पेक्ट्रम सतत प्रकार का होना चाहिए, लेकिन हमारे को जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ वो हुआ रेखीय और असतत। रेखीय और असतत जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उससे परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमी यह उजागर होती है कि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत प्राप्त होगा, लेकिन परमाणु का स्पेक्ट्रम हमारे को प्राप्त हुआ रेखीय तथा असतत स्पेक्ट्रम, और इससे परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का ये फेल हो जाता है। तो अपना परमाणु मॉडल, अगला परमाणु मॉडल आता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आज हमको इसको बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे, और परमाणु का जो मॉडल अपने सिलेबस के अंदर
एक बिंदु था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो परमाणु का जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप, वैसे मैंने फास्टली पिछले लेक्चर के अंदर इसके बारे में बताया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि इस बार जो एग्जाम होगी उससे नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उससे एक प्रश्न डेफिनेट बनता है। इसलिए मैं इसको अलग से एक वीडियो के द्वारा बड़े विस्तार से बता रहा हूं। नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप, नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। जो नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत है यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, और प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी भी कण से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से न होकर असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है, और इन ऊर्जा बंडलों को फोटोन अथवा क्वांटा कहते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है h न्यू। यह है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जो आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया है। किसी ने देखा नहीं तो उसको देख लेना। यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। यह प्लांक के क्वांटम पर सिद्धांत पर ऐसे आधारित है कि जो नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप है उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, चलो लिख देता हूं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अचल, स्थायी तथा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अचल, स्थायी तथा दीर्घ वर्ताकार पथों में गमन करता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अचल और स्थायी तथा दीर्घवृत्ताकार पथों के अंदर गति करता है या गमन करता है, जिन्हें कक्षक कहा जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अचल, स्थायी तथा दीर्घवृत्ताकार पथों के अंदर गमन करता है और जिन्हें कक्षक कहा जाता है, इनको के, एल, एम और एन से प्रदर्शित किया जाता है। के, एल, एम, एन और यहां पर एन बराबर 1 यानी के, एन बराबर 2
यानी L, N बराबर 3 यानी M, और N बराबर 4 यानी N। KLMN ये होते हैं कक्षक। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अचल, स्थायी और दीर्घ वर्ताकार पथों के अंदर गमन करता है, जिनको बोलते हैं कक्षक। इनको KLMN और N बराबर 1 K को डिनोट करेगा, N2 बराबर L और N3 बराबर M, N4 बराबर KLMN, इस प्रकार प्रदर्शित करता है। उसके बाद में जो 2 नंबर पॉइंट आता है, वो 2 नंबर पॉइंट इस चीज को बताता है। वो ऐसे बताता है कि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब भी गमन करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब भी गमन करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, या फिर निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर जब भी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आता है, या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जाता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब भी गमन करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जाएगा। तो ऊर्जा का या तो उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा। यानी कि कोई परमाणु है, इसमें ऊर्जा स्तर है, यह हो गया N1, N2, N3, यह है ऊर्जा स्तर। बड़े सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। यह है ऊर्जा स्तर किसी परमाणु के लिए। N1 है, N2 है और N3 है। इनमें से जब ये 2 नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन है कोई, और जब उछले ऊर्जा स्तर N3 में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ऊर्जा अवशोषण। और N2 से N1 के अंदर आएगा, या फिर N3 से N1 के अंदर आएगा, या N2 के अंदर आएगा, तो ऊर्जा का
उत्सर्जन करेगा। और जो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ये फोटोन के रूप में करता है, फोटोन के रूप में। और एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h, यानी ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है परमाणु का नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर परमाणु का जो मॉडल है यह प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर इस प्रकार आधारित है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब भी गमन करेगा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आएगा या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जाएगा। निम्न से उच्च के अंदर जाएगा तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उच्च से यदि निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आएगा तो ऊर्जा का होगा उत्सर्जन। और ऊर्जा का उत्सर्जन फोटॉन्स के रूप में होता है। फोटॉन्स की ऊर्जा E बराबर h में होती है। इस प्रकार नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के ऊपर आधारित है। यह बात मैंने स्पष्ट कर दी। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आता है नील्स बोर का, वो ये कहता है कि जो परमाणु है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन 3 नंबर बिंदु है और अंतिम बिंदु माना गया है इसको। ये कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गमन करता है जिनका कोणीय संवेग, और इसको बोला जाता है MVR, कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज। बड़े सिंपल ढंग से बता रहा हूं आपको कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं के अंदर गमन करेगा जिनका कोणीय संवेग यानी MVR वो होता है NH/2π का पूर्ण गुणज, यानी MVR बराबर NH/2π। तभी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं के अंदर गमन कर पाएगा। ये अंतिम बिंदु है नील्स बोर का परमाणु मॉडल का कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं के अंदर गमन करेगा जिनके कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि इस प्रकार 3 बिंदु आ गए हमारे पास। किसी भी परमाणु के अंदर प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अंदर लगता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन अचल तथा स्थायी और दीर्घवृत्ताकार पथों के अंदर गमन करते हैं जिनको बोलते हैं कक्षक, और इनको KLMN से लिखा जाता है। इससे आगे 2 नंबर जो पॉइंट था वो ये था, किसी भी परमाणु में एक ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा या निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, वो फोटोन के रूप में होता है। एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h में होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन तभी घूम पाएगा, उन्हीं कक्षाओं के अंदर घूमता है जिनका कोणीय संवेग MVR NH/2π का पूर्ण गुणज हो। अब होती है कमियां, नील्स बोर की कमियां।
नील्स बोर की कमियां। इन कमियों के अंदर पहली कमी यह है कि यह जो सिद्धांत है वो केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु हाइड्रोजन पर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर लागू होता है, अन्य किसी पर नहीं होता है। यानी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू न हो। यानी नील्स बोर ये कहता है कि अपना जो हाइड्रोजन पर परमाणु सिद्धांत है ये केवल हाइड्रोजन पर ही लागू होता है, बहु परमाणु यानी बहु इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज है उनके अंदर ये लागू नहीं होता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसकी पहली कमी ये थी। इसकी दूसरी कमी ये होती है कि एक होता है स्टोर्क प्रभाव, और एक होता है जीमान प्रभाव। स्टोर्क प्रभाव होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखा का विपाटन। स्पेक्ट्रमी जो रेखा है उसका विद्युत क्षेत्र में विपाटन होता है तो उसको बोला जाता है स्टार्क प्रभाव। और यदि चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर स्पेक्ट्रमी रेखा है उसका जो विपाटन है वो जीमान प्रभाव कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखा का विपाटन स्टोर्क प्रभाव कहलाता है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्पेक्ट्रमी रेखा है उसका विपाटन यानी स्पेक्ट्रमी रेखा का जो फैलाव है उसको बोला जाता है विपाटन। यानी स्टोर्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को यह समझा नहीं पाया कौन सा मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसके अलावा नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है ये स्पेक्ट्रमी जो रेखा है उनकी तीव्रता को नहीं बता सका। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को नहीं बता सका। इस प्रकार ये परमाणु मॉडल है ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी कमियां तो ये थी 3-4, और नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी अच्छाइयां भी है। नील्स बोर की अच्छाइयां या नील्स बोर मॉडल की अच्छाइयां। नील्स बोर मॉडल की जो अच्छाई है इससे हमारे लैब असिस्टेंट के अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल से एक तो ज्ञात की थी इलेक्ट्रॉन का वेग। किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग एक परमाणु की त्रिज्या और एक ऊर्जा। किसी परमाणु के लिए नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात की और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात की या परमाणु की ऊर्जा ज्ञात की। ये नील्स बोर की अच्छाई थी। और अपना जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है।
वो ऐसे कि इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का फॉर्मूले के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम नील्स बोर की जो अच्छाई थी उससे उन त्रिज्या निकालने का जो सूत्र है वो निकालेंगे। उसको वैसे आपको सीधा याद रखना है, लेकिन मैं आपको निकाल कर बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप मेरे द्वारा जो बताया गया है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये लो कोई परमाणु है, किसी परमाणु के अंदर दो बल कार्य करते हैं। एक होता है अपकेंद्रीय बल, एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, और इसको संयुक्त रूप से बोला जाता है कूलॉम बल। इसको हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कूलॉम बल जो स्थिर वैद्युतकीय है, उसके अंदर आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर ये कूलॉम बल दिया हुआ है। वहां जाके आपको कूलॉम बल के बारे में अध्ययन करना है। और जो अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल ये हमारे 12th क्लास के अंदर चलते थे फिजिक्स की बुक के अंदर। तो अपकेंद्रीय बल है उसका मान या ज्ञात रखना आपने को, इसका होता है mv²/r। अपकेंद्रीय बल हो गया। अभिकेंद्रीय बल होता है ze²/r²। ये दोनों चीज याद रखनी है। और अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल दोनों संतुलित अवस्था में होते हैं। तो एक दूसरे पर किसी परमाणु के अंदर केंद्र की ओर लगने वाला और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो तभी वो कहलाएगा कूलॉम बल। यानी mv²/r बराबर z²/r²। ये हो गया mv² बराबर z²/r। ये फॉर्मूला आता है कूलॉम बल का, ये अपने को याद रखना है। यानी कूलॉम बल बराबर अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, और दोनों को बराबर रख दिया। अपकेंद्रीय बल का मान mv²/r और अभिकेंद्रीय बल का z²/r²। इससे हम किसी परमाणु के अंदर जो परमाणु की त्रिज्या है उसका फॉर्मूला बड़े अच्छे ढंग से निकालेंगे, और एक बार निकाल लिया तो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो एग्जाम है लैब असिस्टेंट की वो बहुत ही जल्दी होने वाली है, यानी 4 जून को आपको बता दिया गया। उससे पहले मैं केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छे ढंग से जो सिलेबस है, इसके अलावा जूलॉजी और बॉटनी का करवाने दूंगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। हाँ, तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल से त्रिज्या ज्ञात करना, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना, इसमें अपने को 2 चीज याद रखनी है। इसको R से डिनोट किया जाता है। हम जानते हैं कि एक तो mv²/r बराबर z²/r²। ये हो गया अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, यानी कूलॉम
बल एम वी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर। अपने को सिर्फ ये याद रखना है, एम वी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये कूलॉम बल आ गया अपने के पास, दोनों को बराबर रख दिया। इसके आगे नील्स बोर ने बताया कि जो उसकी अंतिम बिंदु था उसका यह था कि एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, और अब अपने को यह करना है कि ये जो v है ये हमने पढ़ा था एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। नील्स बोर के परमाणु मॉडल में उसका एक अंतिम बिंदु था। अब अपने को v इधर ही रखना है और इस सूत्र को इस प्रकार याद करना है कि m और r दोनों को इधर भेज देना है। तो एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, v बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये अपनी इक्वेशन होगी। इसको 1 नंबर दे दिया आपने और ये दे दिया 2 नंबर। v का जो ये मान है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये रख दिया इस फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर रखा तो हमारे पास ऐसा आता है एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यानी वी का स्क्वायर कर दो तो एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर करो, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर और एम स्क्वायर और इसका आर स्क्वायर बराबर ये मान वी स्क्वायर यहां रख दिया, एम ऐसा का ऐसा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इस प्रकार हो गया। यहां पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना, एम सी एम स्क्वायर कैंसिल यानी एम रह गया, ऊपर कुछ भी होने वाला है नहीं कैंसिल। और यहां पे अपने को करना ये है कि ये आर स्क्वायर इधर है और इधर भी नीचे है, तो इससे ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या? बचा ये बचा एम से एम एक कैंसिल, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर और जेड स्क्वायर यहां पर ऊपर था, यहां नीचे आ गया। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस आर को जेड स्क्वायर के आगे ले जाओ, यानी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर आर।
ये मान आ गया अपने पास। n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर n जेड ई स्क्वायर r। और अपने को ये करना है कि कूलम्ब बल, और यहाँ एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई वी रख लिया और नीचे एम आर भेज दिया और उसको इस इक्वेशन के अंदर रख दिया। तो इस प्रकार ये सूत्र हमारे पास ये आ गया। इसमें हम जानते हैं कि h प्लैंक नियतांक है, 4 पाई इसका फिक्स मान होता है, ये कांस्टेंट है। और इसके अलावा अपना जो ई स्क्वायर है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये भी फिक्स मान होता है। और आर का वैल्यू अपने पुट की थी, वो ऐसे था कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये था। यहाँ पर वी का मान रख दिया अपन ने। वी का मान हमने वैसे निकाला था, वी का मान था वी बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और यहां पे आर का मान रख दिया था हमने। या फिर ऐसे किया कि ये जो वी का मान है ये उठा के यहां रख दिया, तो एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और ये आर स्क्वायर बराबर ये रख दिया हमने जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये कट गया, ये कट गया, ये इससे एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अब हमने ये किया कि ये जो मान है, ये मान हमने निकाला था किसके लिए? त्रिज्या के लिए। 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर आर, जेड ई स्क्वायर याद आएगा, आर से आर स्क्वायर कट गया। एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास है, इसके अलावा 4 पाई स्क्वायर फिक्स वैल्यू है और m का मान हमारे पास होता है। इसलिए इन कांस्टेंट है मान, इनको एक तरफ लेते हैं या रख लेते हैं, तो ये ऐसे होगा एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर m इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इनकी वैल्यू हमने रखी तो ऐसा आएगा कि 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये त्रिज्या के लिए आर। ये है कोसों की संख्या, n बराबर कोसों की संख्या।
कोसों की संख्या। यानी इस प्रकार हमारे पास आता है कि जो नियतांक है उनका मान रख लेते हैं, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन के अंदर आती है ये वैल्यू। इस सूत्र से हमारे को किसी भी परमाणु के अंदर त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या अपन इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने वेग के लिए बताया एक समीकरण और एक ऊर्जा के लिए भी बताया, नील्स बोर ने। ये उनकी अच्छाई थी। तो अपना हाँ, तो वेग के लिए, वेग परमाणु के अंदर वेग का कोई भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हमने बताया था त्रिज्या के सूत्र में R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर एन एच अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये होता है आर बराबर। ये हमने पिछले जो त्रिज्या के लिए सूत्र था उसमें निकाला था। आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। और अपने को एक चीज दी हुई थी कि एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। और अपने ऐसा किया कि एम और आर दोनों को यहां भेज दिया था, तो V बराबर था वहां एन एच अपॉन 2 पाई और एम आर। ये आर की वैल्यू हमने पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। हमने ये किया कि पिछले सूत्र है त्रिज्या के लिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर बराबर होता है आर। ये हमने पिछले त्रिज्या के सूत्र से निकाला था। और हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उन्हीं दीर्घवृत्ताकार पथों के अंदर गमन करता है जिनके अंदर एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, तो V बराबर एन एच अपॉन 2 पाई और एम आर इधर ले आए, एम आर, आर का मान यहां पे रख दिया। तो ये ऐसे आएगा, आर का मान रखते ही ये ऐसे इक्वेशन बन जाती है कि V बराबर, वेग अपने को ज्ञात करना है एन एच अपॉन 2 पाई, या फिर मैं इसको यहां पे रख देता हूं, देखो आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए इसको मैं मिटा के लिख देता हूं। ये अपना आर का जो वैल्यू है ये यहां लिख लेते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू। और अपना जो सूत्र है ये रख लेते हैं नीचे। वेग के लिए ज्ञात कर लीजिए, V बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये आर की वैल्यू यहां रखनी है, तो अपने पास V बराबर आएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू
आर की वैल्यू ये होती है। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और जो नीचे पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट देना है। एन से एन स्क्वायर कैंसिल, एक एन बच गया। एच से एच स्क्वायर की जो बात है वो कैंसिल, एम से एम कैंसिल, 4 पाई से 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई से 1 पाई से पाई की घात कैंसिल। ठीक है, यानी v बराबर, यहां पर कुछ बचा नहीं, यहां पर बचा 2 पाई और जेड ई स्क्वायर, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एम एच। v बराबर 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये हो गया वेग के लिए सूत्र। यानी कि अपने को ऐसा करना है कि r की वैल्यू हम जानते हैं त्रिज्या से एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। इसको एम वी आर, v इधर रख लिया और एम आर यहां पर ले आई इस सूत्र के अंदर, कौन ये सवेग वाले के अंदर। तो v बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और r की वैल्यू पुट की, जो कट रहा है उसको काट दिया, तो 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। यहां पर हम जानते हैं कि 2 पाई फिक्स वैल्यू है, ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स वैल्यू है, और h इसको बोला जाता है प्लांक नियतांक। हम जानते हैं कि जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है उसके अंदर प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके अनुसार नील्स बोर परमाणु को मॉडल को समझाया गया है, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल प्रति सेकंड। यह आपको बता दिया गया था प्लांक नियतांक के बारे में। इन सब की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा ये v बराबर आएगा v बराबर, इनकी h की वैल्यू रख दी अपने, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया, 2 पाई का मान रख दिया। इनको ऐसे भी ले सकते हैं 2 पाई ई स्क्वायर इंटू जेड अपॉन एन, और यहाँ पे एच, ये अपने को लेना है। यानी ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, फिक्स वैल्यू है अपने पास। इनका मान रखेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को v बराबर 2.18 इंटू 10 की घात 6, और इसके अलावा इंटू जेड अपॉन एन, और ये होगा मीटर पर सेकेंड के अंदर, वेग मीटर पर सेकेंड। यानी कि v बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बटे एन मीटर पर सेकेंड। यह वेग इस सूत्र के अंदर कोसों की संख्या n को डिनोट करती है, और z अपने को परमाणु क्रमांक दिया होगा। इस प्रकार किसी भी परमाणु के लिए वेग को अपन
इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, यानी V बराबर 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। और एक अंतिम फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे ढंग से याद रखना है। वो फॉर्मूला है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा परमाणु के अंदर ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपने को क्वेश्चन पूछेंगे, सीधा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे को सिर्फ सूत्र याद रखना है, क्योंकि बहुत बड़ी डेरिवेशन हो जाएगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं। आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है, आपका काम आसान हो जाएगा। सूत्र यह है कि -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अर्ध परमाणु के अंदर भी पूछते हैं, लेकिन ये जो लैब असिस्टेंट का लेवल है उसमें ऐसा नहीं पूछा जाता है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ऊर्जा पूछी जाती है। इस प्रकार हमारे जो 3 सूत्र हैं वो इस प्रकार आते हैं। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऊर्जा के लिए ये जो सूत्र था ये नील्स बोर ने निकाल कर बताया। मैं इसको ऊर्जा को डेरिवेशन के माध्यम से भी आपको करवा सकता था, लेकिन वो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी और अपना कोर्स हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मेन टॉपिक आपको याद करने योग्य है उसको मैं अच्छे ढंग से करवा रहा हूं। इसमें क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो होती है कुल ऊर्जा के बराबर। इसको जोड़ा जाता है और एक बड़ी डेरिवेशन की जाती है। उसके बाद में मान आता है अपना -13.6 इंटू 10⁻13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने पहले त्रिज्या ज्ञात की। त्रिज्या थी 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये एंगस्ट्रॉम में। एक सूत्र अपने को ये याद रखना है। फिर दूसरा सूत्र आता है वेग। और वेग v बराबर हमने ये r बराबर है, वेग v बराबर हमने ये सूत्र निकाला कि 2.18 इंटू 10⁻⁶। और यहां पर अपने आया था जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड। ये वेग के लिए सूत्र था, किसी परमाणु के अंदर वेग ज्ञात करने का, इलेक्ट्रॉन का वेग। 2 नंबर ये याद रखना है। और तीसरा सूत्र था ऊर्जा। इसको लिखा जाता है E बराबर -13.6 इंटू अपने को बताया था जेड स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये जो ऊर्जा आएगी ये आएगी अपनी इलेक्ट्रॉन और वोल्ट के अंदर। ये 3 सूत्र अपने को याद रखना है। त्रिज्या के लिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर कोशों की संख्या, जेड परमाणु क्रमांक है। 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम के अंदर वेग 2.18 इंटू 10⁻⁶, जेड परमाणु क्रमांक अपॉन कोशों की संख्या, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। ऊर्जा E बराबर -13.6
6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर उठ जाएगी। सिर्फ इतना सा जो पार्ट है वो है नील्स बोर की अच्छाई। नील्स बोर की अच्छाई, नील्स बोर की अच्छाई, नील्स बोर की जो कमी है आपको कोई नहीं पूछेगा। ये जो 3 सूत्र है इनसे एक सवाल दिया होगा, बहुत बड़ी डेरिवेशन इनके अंदर। बड़ी क्या, वैसे ये जो फॉर्मूला है ये याद है तो बहुत छोटी डेरिवेशन हो जाती है। यहां पर आपको परमाणु के अंदर जो ऊर्जा स्तर है उसकी संख्या दी हुई है, n बराबर इतना इतना, और परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ये सूत्र रख दिया। और किसी परमाणु के अंदर परमाणु क्रमांक दिया गया है और उसके अलावा ऊर्जा स्तर का जो नंबर दिया गया है उसको रख देना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है, मीटर पर सेकंड के अंदर वेग आ जाएगा। बड़ी सिंपल डेरिवेशन हो जाएगी ऊर्जा के लिए। -13.86 इस दोनों को स्क्वायर से गुण करना है। इस प्रकार नील्स बोर की जो अच्छाई थी वो मैंने भली भांति अच्छे ढंग से याद करने के तरीके से बताइए। इस प्रकार कोई अच्छा से अच्छा जो स्टूडेंट है वो इसको याद कर लेता है। आपको ये नहीं सोचना है कि लैब असिस्टेंट के अंदर जो अपना नंबर आएगा या नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि दिल में अगर कुछ करने की चाहत हो और हौसला बुलंद हो तो करने को कुछ भी किया जा सकता है। ये तो सिर्फ लैब असिस्टेंट है, इसका इतना लॉन्ग सिलेबस नहीं है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हिसाब से देखिए तो लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है बहुत शॉर्ट सिलेबस है। इसको मैं बहुत अच्छे ढंग से करवाऊंगा। बहुत ही जल्दी आपके लिए मैं बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी की क्लासें भी लेकर आने वाला हूं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि जो मेरा सीकर क्लासेज का जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करना होगा। थैंक यू वेरी मच।